जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका आपके ही कार्यक्रम में। और नाम तो आपको पता ही है, कुछ भीगे पन्ने फ्रॉम यादों की किताब। और ये कार्यक्रम आपका है, ये प्रोग्राम आपका है, ये शो आपका है, क्योंकि हम ये शो आपके लिए ही लेकर आ रहे हैं। आरजे 9 में आपको पसंद है कहानियाँ सुनना और हम कहानियाँ सुना रहे हैं। तो आज की कहानी का नाम है चिर संचित प्रतिकार। इस कहानी को लिखा है डॉक्टर आरती लोकेश जी ने। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं इस कहानी को बिना समय को गवाए हुए। डॉक्टर आरती लोकेश जी लिखती हैं, गिरिजा, आपके बच्चों की स्कूल फीस कितनी जाती है? अपनी कंपनी के नए नियुक्त मानव संसाधन ऑफिसर जयंत समदर्शनी का यह प्रश्न मुझे अवाक कर गया। बचपन में पड़ोस में रहने वाली सुरजा काकी मेरी आजी यानी दादी से यही सवाल किया करती थी, अरे बहन जी, आपकी गोली की फीस कितनी है? आगे डॉक्टर आरती जी लिखती हैं, वे लिखती हैं, वे र को ला कहा करती थी। जाने कोई जबान की तकलीफ रही होगी। उनके अपने पोतों को वे लवल पुकारती थी। आज तक समझ नहीं पड़ा कि नाम रवल था, लवड़ था या रवड़। इधर मेरी आजी झल्ला जाती है बताते बताते कि उनकी पोती गोली नहीं गोरी है। नामों को मिटिया मेट करना उनकी खानदानी बीमारी है। काकी के जाने के बाद आजी गुस्से में फुफकारती। फिर अगले ही क्षण काकी का संघर्षशील जीवन वृत्त उन्हें द्रवित कर जाता और वे अपने विष बुझे शब्दों के असर को घटाते हुए बोलती, बड़ी दुखिया है, बेचारी है। आदमी सिर पर पहले से ही नहीं है, दो पोते जाते रहे, तीसरे को जन्म देते हुए बहू जल बसी। बेटे की दूसरी शादी का भी कोई सुख नहीं, खुद ही पाल रही है पोते को। काकी से सुनकर हम सब लवल को लवल ही पुकारते थे। स्कूल में संभवतः उसका कुछ और सभ्य सा नाम रहा होगा जिसकी हमें कोई जानकारी नहीं थी। मोहल्ले भर में किसी को ही कहाँ पता था कि मेरा भी स्कूली नाम गौरी नहीं गिरजा है। मोहल्ले का कोई बच्चा मेरे स्कूल में नहीं था। हाँ, पर लवल मेरे ही दर्जे में था, पर दूसरे स्कूल में। अंग्रेजी माध्यम होने के कारण मेरे स्कूल में फीस अधिक थी। आगे डॉक्टर आरती लिखती हैं, गिरिजा, अगर आप फीस ना बताना चाहो तो कोई आपत्ति हो तो जाने दो। जयंत का यह वाक्य कानों में पड़ा तो जैसे बोलता बतियाता बचपन मुंह पर उंगली रखे चुप खड़ा हो गया। नहीं जयंत, इसमें आपत्ति वाली क्या बात है? मैंने शिष्टाचारवश कहा। हालांकि निजी जानकारी औरों को देना मेरे उसूलों के खिलाफ था। 15 दिन पहले ही हमारी कंपनी के HR विभाग में आए जयंत से सीधा अपना नाम सुनना भी मुझे कुछ अखरा था। मैं 10 साल से कंपनी में सीनियर इंजीनियर थी। मुझे सब गिरिजा मैम कहकर पुकारते थे। मेरे वरिष्ठ अधिकारी या उम्र में बड़े कर्मचारी भी गिरिजा जी कहकर ही संबोधित करते थे। आगे डॉक्टर आरती जी लिखती हैं, प्रतिकार में मैंने भी जयंत कहकर ही संबोधित किया। मैं यह जता देना चाहती थी कि मैं किसी ओहदे पर हूँ। कोट पैंट टाई में आकर्षण का पुतला बना यह सोच रहा होगा कि इस तरह मुझ पर हावी हो जाएगा या घनिष्ठता बढ़ा लेगा, तो यह इसका भ्रम तोड़ना जरूरी है। आगे डॉक्टर आरती लिखती हैं, नहीं, आप सोच में पड़ गई मेरे प्रश्न पर, तो मुझे लगा कि आपकी मुश्किल मैं ख़त्म कर दूं। कहते हुए जयंत ने सामने रखी अपनी मोटी सी रिकॉर्ड फाइल खोल ली। वह सौम्यता का देवदूत बन जाना चाहता था। उसका यह दिखावा
हाँ, उसका यह दिखावा मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया था। ऐसी बात नहीं है जयंत जी, यहाँ दुबई में तो सब स्कूल महंगे ही हैं, अपने भारत वाली फीस से कई गुना अधिक। समझ नहीं आ रहा था कि आप किस उद्देश्य से पूछ रहे हैं, बस इसीलिए उत्तर नहीं सूझ रहा था। मैंने गोल गोल जवाब दिया। मेरे संस्कारों ने इस बार मुझे रोक लिया था, इस सरल साधारण मनुष्य को अपने बड़ेपन के एहसास से दबाने की चेष्टा से। मेरे व्यवहार से उत्साहित जयंत ने भी अपनी फाइल बंद कर दी और पुनः मुझसे मुखाबित हो गया। आगे डॉक्टर आरती लिखती हैं, बात यह है कि जल्द ही फैमिली को भी बुला रहा हूँ। बच्चों को किस स्कूल में दाखिला दिलाऊं तय नहीं कर पा रहा हूँ, तो सोचा कि क्यों ना गिरजा की मदद ली जाए। वह ऐसे बोला जैसे कोई बड़ी पहेली मुझसे सुलझाना चाहता हो, करुण के इनाम वाली। आगे डॉक्टर आरती लिखती हैं, जयंत का निहायत ही बेतुकापन मुझे सुहा नहीं रहा था। आखिर किस हक से वह मुझे मेरे प्रथम नाम से पुकारे जा रहा था? मिसेस सिरोहिया भी तो कह सकता था ना, मेरी ही क्यों? ना चाहते हुए भी मेरे अंदर का प्रश्न फुदक कर बाहर प्रकट हो गया। कुलबुलाहट मुझे बचपन से ही तंग किया करती है। मेरे पेट में बात नहीं पचती थी और दिमाग में संशय, दोनों बाहर उड़ेल देती हूँ। मैंने कहा, इस क्यों का क्या मतलब है भाई? आगे वो बोला, तुम मुझे हम उम्र सी लगी। मेरे विचार से तुम्हारे बच्चे मेरे बच्चों की उम्र के होंगे। कहकर सहमति को पुकारती एक प्रश्न सूचक दृष्टि उसने मेरे चेहरे पर स्थिर कर दी। फिर उसने आगे कुछ और जोड़ा, बाकी मुझे स्टाफ में अपने इंडियन लोग भी कम ही दिखे। हालांकि मैं इस तुम के संबोधन से भी नाखुश थी, फिर भी ठट्ठा कर हंसती। हम भारतीय हर जगह भारतीयों को ही ढूंढा करते हैं। यह नॉस्टैल्जिया का ही एक प्रकार है। विदेश में भी आंखें तलाश करती रहेंगी। भारतीय व्यंजन, परिधान, बोली, स्कूल, कॉलोनी और पता नहीं क्या क्या। मैंने आगे कहा, उम्र के पचड़े में मत पड़िए जयंत जी। जैसे यहाँ एक दिरहम में इंडिया के 20 रुपए आते हैं, वैसे ही यहाँ उम्रों का हिसाब है। मैं उसे उसके नए होने का किसी तरह एहसास करा देना चाहती थी। उसने कहा, मतलब? वह मानो आश्चर्य से उछल पड़ा। मतलब छोड़िए, मतलब की बात बताइए। आपके बच्चे किस किस क्लास में हैं? बेटा 6ठी में और बेटी 5वीं में। जयंत की उत्सुकता बढ़ गई थी। वह बहुत ध्यान से मुझे सुन रहा था। और आप रह कहाँ रहे हैं, दुबई या शारजहां? शारजहां में। जयंत की सारी इंद्रियां मेरी मुखाकृतियों को पढ़ लेने को आतुर थी। मैंने अपना मास्क थोड़ी तक नीचे कर उसकी दुविधा को कम किया और कहा, तो जयंत जी आपकी समस्या खत्म समझिए। शारजहां में NDPS बहुत अच्छा स्कूल है, फीस भी वाजिब है। स्कूल के पाठ्यक्रम, गतिविधियां आदि की जो जानकारी मैं दे सकती थी सब एक सांस में दे डाली। आगे जयंत बोला, आपके बच्चे भी इसी स्कूल में हैं गिरजा जी? वह इतनी जल्दी समाधान पाकर खुश था। उससे बात करते हुए मैं जितना संबोधन में जी और क्रिया में ई पर दबाव डालती थी, वह उतना ही गिरजा पुकार कर मुझे जाने क्या जता देना चाहता था और असहज करता जाता था। नए होने के बावजूद लेश मात्र भी संकोच ना था उसमें। उसके इस फ्रैंकनेस को मैं अनुशासनहीनता ही कह सकती थी।
नहीं, मेरे बच्चे 10वीं और 8वीं में हैं। वे दूसरे स्कूल में हैं। कहते कहते मैं अनमनी सी हो उठी और बिना कुछ आगे सुने कहे वहाँ से निकल गई। मेरी कोशिशें उसे अपने लायक तमीज़ तहज़ीब सिखाने में नाकामयाब रही थी। जयन से बातें करते करते चाहे अनचाहे बचपन दामन में सटा वहीं टिका रहा। मैं HR दफ्तर में मुल्किया रिन्यू करने के कागज़ जमा कर बाहर निकली तो बचपन मेरे लटों में अटक कर पलकों के आगे आगे चलने लगा। मेरा मन फिर से मुझे बचपन की ओर ले गया। लवल की माँ के देहांत के बाद सुरजा काकी ही उसे पाल पोस रही थी। कुछ वर्षों में लवल के पिता दूसरी दुल्हन ले आए थे। हमारे समाज में विधवा होना पाप है, पर विदुर होने जैसा पुण्य नहीं है। दूसरा पति एक नहीं मिलता, पर दूसरी पत्नी कई मिल जाती हैं। नई दुल्हन वसुधा आंटी के नाम से जानी जाती थी। वे पढ़ी लिखी थी। उन्हें अपनी पढ़ाई लिखाई का बहुत गुमान था, ऐसा मैंने बचपन में अपने घर में सुना था। वे जीवन बीमा कंपनी में काम करती थी। लवल के साथ अत्याचार की एकाएक खबर रोज ही मिर्च मसाले के साथ पत्तल पर परोस कर आती और पूरा मोहल्ला चटकारे ले लेकर सुनाता। इन दिनों सुरजा काकी भी घर के बाहर कम दिखाई देती। बात उनके बारे में भी खूब उड़ाई जाती थी कि तेज तर्रार सुरजा की अक्ल भी अब ठिकाने आई होगी, जब कामकाजी बहू ने सास को घर के कामों में झोंक दिया है। मुझे याद नहीं कि मैंने कभी काकी को वसुधा आंटी की बुराई करते सुना हो। अब उनका और भी व्यस्त होना स्वाभाविक था। घर में पोती रोजी ने जन्म लिया था और मैं और मेरा बड़ा भाई मजाक बनाते, लो जी काकी के घर में लोजी आई है। हम बच्चे दोपहर में खेलते तो लवल को घर के बाहर सजा में खड़ा पाते। खेल में लड़ते झगड़ते हुए हम बच्चे ठिठक जाते लवल के घर के आगे। तमाशा देखने में इतने मगन हो जाते कि हमारी गेंद विरोधी पार्टी के हाथ में चली गई है यह तक भूल जाते। हमने कई बार पूछा कि उसे किस जुल्म की सज़ा मिली है, पर वह कभी ना बताता। हमारे मुंह से यह खबर सुनकर दादी नानी पीढ़ी की स्त्रियां वसुधा आंटी को बुरा भला कहती। कभी मार्केट जाती सुरजा काकी इन बुजुर्ग औरतों के हत्थे चढ़ जाती तो वे कुरेद कुरेद कर काकी की आत्मा तक कुरेद डालते। मुझे याद है कि सुरजा काकी कभी बताती कि दूध ना पीने पर बहू ने लवल को घर से बाहर निकाला था, या कभी क्रॉकरी तोड़ने पर। बूढ़ी औरतों की फिर से हाय हाय शुरू हो जाती थी कि हाय रे, इन आजकल की जनानियों की पढ़ाई लिखाई में आग लगी, लड़के को लड़का नहीं समझती है तो आखिरकार सौतेली है ना। अपनी माँ होती तो छाती से लगा कर रखती, ऐसी जरा जरा सी बात पर धूप में खड़ा कर देती है क्या। हमें बहुत हैरानी होती कि ऐसी गलतियों पर पिटाई तो हमारे घर में भी हुआ करती है। फिर वसुधा आंटी का क्या यही दोष है कि वे लवल की सौतेली माँ है, या यह कि उनकी दी हुई सज़ा सूरज की धूप से स्पष्ट दिखती है। बाहर खड़े लवल को कभी कराहता रोता नहीं पाया था। हम अपनी माँओं से पिट कुट कर ही बाहर खेलने जाया करते थे और रोज ही खरोचों और घावों से लिपटे शरीर को लिए घूमते थे। लवल की गाल पर थप्पड़ या शरीर पर चोट का निशान ना होना इस बात का सबूत था कि उसके ऊपर कभी हाथ नहीं उठाया गया था।
4 साल के होते ही रोज़ी भी स्कूल जाने लगी। पिछले 5-6 सालों में वसुधा आंटी को पानी पी पी कर कोसने वालों के मुंह पर अचानक ताले जड़ गए जब लवल और रोज़ी दोनों ही घर के बाहर ठंड में ठिठुरते सज़ा काटते हुए मिले। घर के दरवाजे अंदर से बंद रहते। अब श्रापित निबंध मात्र एक वाक्य कैसी माँ है यह तक सिमट गए थे। लवल की कहानी में अपना बचपन याद करते करते मैं अपनी सीट पर आ बैठी। मैंने अपना ईमेल का पिटारा खोला। दुबई क्रीक को आगे बढ़ाने के प्रपोजल को अगले सप्ताह प्रेजेंट करना था। उसका रिमाइंडर आया पड़ा था। एक ट्रेनिंग के लिए इज़राइल जाने के लिए डिटेल्स की भी मेल थी। मैंने पहले प्रपोजल वाले पीपीटी पर काम करना शुरू कर दिया। यह टेंडर हासिल करना कंस्ट्रक्शन कंपनी से ज़्यादा मेरी अपनी तरक्की के लिए आवश्यक था। मैंने पिछले 6 महीनों में अपना जी जान इसमें लगाया हुआ था। क्रीक के किनारे आरटीए की वाटर टैक्सी, प्राइवेट यार्ड, स्टेशन आदि का नक्शा पहले से ही पारित था। आधुनिक सुविधाओं की योजनाओं पर मैं अभी काम कर ही रही थी कि मैं शॉवर क्लोजेट, वॉकिंग ट्रैक और पार्क के निर्माण और झूलों का हिसाब जोड़ते जोड़ते एक पुराना हिसाब अपनी बही लेकर दिमाग के स्मृति चिन्हों में खुल गया। जब से लवल अपनी बहन रोज़ी के साथ सज़ा काटने बाहर होता तो वह रोज़ी को चबूतरे में बैठाकर खुद हमारे साथ खेलने आ जाता। रोज़ी चुपचाप बैठी अकेली ही किसी खिलौने या अपनी काख में दबाई गुड़िया से खेलती रहती। बीच बीच में वह आवाज़ लगाती, भैया, तो लवल तुरंत दौड़ कर जाता और उसकी परेशानी को हल कर वापस आकर खेल में शामिल हो जाता। उन दिनों हम बालकों को पता लगा कि सज़ा तो दरअसल रोज़ी को ही मिलती है। लवल तो रोज़ी का पक्ष लेने और सहानुभूति दिखाने का आरोपी है। दोनों भाई बहन का अटूट प्रेम देख लोग दांतों तले उंगली दबा लेते। हम सगे भाई बहन जो कि लड़ते लड़ते एक दूसरे के दांत आँख फोड़ते जाने दुश्मन बन जाते थे, अब घर में लवल रोज़ी के उदाहरणों के हंटर खा रहे होते थे। रोज़ के उल्हानों के तमाचे खाकर अंदर ही अंदर मैं लवल से चिढ़ने लगी थी। पिट्ठू फोड़ खेलने में एक बार हमारी जबरदस्त भिड़ंत हो गई। मैं जीत की ओर थी और अगला दांव खेलने ही जा रही थी कि लवल ने मुझे ना जीतने देने के इरादे से कसकर मेरी बाह पकड़ ली। मैं कंचों का टूर्नामेंट भी जीत चुकी थी। मुझ पर जीतने का भूत सवार था। मैंने बाह छुड़ाने की बहुत कोशिश की किंतु लवल की पकड़ बहुत मजबूत थी। मैंने आँव देखा न ताब और उसके शरीर का जो हिस्सा मेरे मुंह के सामने आया दम लगाकर काट खाया। लवल बिलबिला उठा। उसकी उल्टे हाथ की बाजू लहूलुहान हो चुकी थी। मेरे मुंह से उसका खून टपक रहा था। मैं सिर से पैर तक घबरा गई। अपने मुंह में आए उसके मांस के टुकड़े को थूकते हुए अपने घर में भागकर छिप गई। उस दिन पहली बार वसुधा आंटी हमारे घर मेरी शिकायत करने आई। इससे पहले वे मोहल्ले में किसी के घर ना गई थी, किसी शादी ब्याह तक में नहीं। काकी ही सब जगह हाजिरी भर आती थी। आजी के कहने पर मैंने बुझे मन से उनसे माफ़ी मांगी। वे बहुत गुर्राई थी। लवल उनके साथ उनके पल्लू में दुबका हुआ मुझे मुंह चिढ़ा रहा था। दिल में तो आया कि उसका मुंह नोच लूं। फिर दोबारा खेलने लड़ने किसी का भी मौका न मिला। पिताजी का तबादला होने से हम दिल्ली चले आए और फिर तुराब नगर के उस मोहल्ले में कभी जाना नहीं हुआ। किसी तरह अपनी
अपनी यादों के प्रवाह को मैंने काबू किया और शुक्रवार की छुट्टी का पूरा दिन लगाकर पावर पॉइंट तैयार किया। शनिवार को छुट्टी होने के बावजूद ऑफिस बुलाया गया था। घर से निकलते समय ईमेल नोटिफिकेशन में ही मैंने पढ़ लिया कि मुझे अगले हफ्ते इज़राइल भेजा जा रहा है। जयंत की मेल से मेरा क्रोध उफान पर था। शनिवार को हमारी किसी क्लाइंट से मीटिंग तो होती नहीं थी, सो हम सब कैजुअल कपड़ों में ही ऑफिस आ जाते थे। मैं गुस्से से पैर पटकते हुए जयंत के कमरे में पहुंची। वह आधी बाजू की टी शर्ट में बिल्कुल पहचाना नहीं जा रहा था। उसकी बाजू पर किसी गहरी चोट का निशान साफ दिख रहा था। मेरी निगाह ने चोट से चेहरे की यात्रा तय की और स्मृतियों यानी यादों ने उस पर हुए जुल्मों से जख्म की। मेरे शब्द मारे गुस्से के जैसे मुंह में ही अटक गए। ऑफिस की पिछली सारी घटनाएं कौंधने लगी। गौरी वह चहका। उसने मुझे पहचानते हुए एक भरपूर मुस्कान बिखेरी। अच्छा, तो तुमने मुझे पहचान लिया था और इस चोट का प्रतिकार तुमने मेरे करियर पर चोट करके लिया। छी लवल, तुम कितना गिर सकते हो। तुमने मुझसे प्रेजेंटेशन छुड़वाकर किसी और को दे दिया और मुझे इज़राइल जाने वाली लिस्ट में डाल दिया। हाउ डेयर यू। इस प्रेजेंटेशन पर मेरी तरक्की टिकी हुई थी और खिंचकर तुमने ले लिया ना अपनी इस बाह का बदला। मैं गुस्से में चिल्ला रहे थे। जयंत अपनी कुर्सी से उठा और मेरी बाह कसकर पकड़ ली। मैं तमतमा उठी। उसकी इतनी हिम्मत। मैं आपे से बाहर हो गई। शायद उसे तमाचा जड़ देती अगर शोर सुनकर चपरासी ना आया होता। गिरजा जी, अगर बदला ही लेना होता तो कब का ले लिया होता। मैं तो पहली मुलाकात में ही आपको पहचान गया था। बहुत मौके थे हमारे पास। आपको शायद पता नहीं कि दुबई क्रीक वाले प्रोजेक्ट का टेंडर हम भर नहीं रहे हैं। अब वह कंपनी की सिस्टर कंसर्न को दे दिया गया है। आपने मेल भी शायद पूरी तरह नहीं पढ़ी। आपको प्रमोशन देकर प्लांट मैनेजर की ट्रेनिंग के लिए वहां भेजा जा रहा है, कहकर उसने मेरी बाह झटक दी। मैं वहीं जड़ खड़ी हो गई। जयंत तो प्रतिकार के आकार से बहुत बड़ा हो गया था। शायद मुझे अपने बचपन के चिर संचित आघातों के बोनेपन से उबरने की ज़रूरत थी। धन्यवाद। डॉक्टर आरती लोकेश, दुबई, UAE। दोस्तों, ज़िंदगी ऐसे ही होती है। बचपन की कुछ यादें हमारे मन में इतना बैठ जाती हैं, स्मृतियों के उस कोने में जा कर के बैठ जाती हैं जहाँ से उसे निकालना बहुत मुश्किल होता है। और जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जाता है, ये स्मृतियाँ भी हमारे साथ साथ, जिसे हम यादें बोलते हैं, ये यादें भी हमारे साथ साथ चलती जाती हैं और कई बार ये एक ज़ख्म का रूप ले लेती हैं। वो बातें भूली नहीं जाती, लेकिन हमें उन बातों को भुलाना ही चाहिए। रोज़ रोज़ उन बुरी यादों को मन में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि सिर्फ इससे ज़ख्म ही मिलते हैं और ख़ुद को ही दुख पहुंचता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगले सप्ताह बुधवार शाम 7 बजे फिर मिलेंगे। तब तक आप एंजॉय कीजिए और उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा कार्यक्रम बेहद पसंद आ रहा है। और अभी के लिए आपको एक गीत के साथ छोड़े जा रही हूँ। अभी के लिए आप इस गीत को सुनिए और सुनना ना भूले रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ, ज़िंदगी की उड़ान। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताएं। और आप हमारे इस
कार्यक्रम को सुनने के बाद अपने अच्छे अच्छे कमेंट्स भी दीजिए, जिससे कि हम आपसे रूबरू हो सकें। आप हमारे कार्यक्रम को सुनने के लिए गूगल प्ले स्टोर से आप हमारी इस ऐप को डाउनलोड भी कर सकते हैं, रेडियो उड़ान की ऐप को। और आप हमें डायरेक्ट गूगल पर जा कर के रेडियो उड़ान लाइव लिखकर भी आप हमारे शो को सुन सकते हैं। इस पर बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम आते हैं, बहुत ही अलग अलग कार्यक्रम जो आपके मुताबिक ही बनाए गए हैं, आप लोगों को ध्यान में रख के, आप लोगों की पसंद को ध्यान में रख कर बनाए गए हैं। और आप हमसे फेसबुक के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, और आप यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। और आप हमारे प्यारे प्यारे आरजे से अपने प्रश्नों के जवाब भी कर सकते हैं, और आप चाहें तो आप मुझसे भी बात कर सकते हैं। तो इसके लिए तो आपको हमारी ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा, हमारे प्रोग्राम्स को सुनना पड़ेगा और अपनी प्रतिक्रिया देनी पड़ेगी। मुझे आपकी प्रतिक्रिया का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। इस कार्यक्रम यानी कुछ भीगे पन्ने फ्रॉम यादों की किताब को आप गुरुवार दोपहर 2 बजे भी सुन सकते हैं। ये उसका पुनः प्रसारण होगा, ये उसका पुनः प्रसारण होता है गुरुवार दोपहर 2 बजे। अभी के लिए मैं यानी आपकी नौमिता आपसे विदा लेती हूँ। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ, जिंदगी की उड़ान, एक उड़ान ऐसी जिसकी कोई सीमा नहीं होती। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।